तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन तकनीक। इसके बारे में आज बात करेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है, इसका इतिहास, ब्लॉकचेन तकनीकी किस तरह कार्य करती है, इसका महत्व, ब्लॉकचेन तकनीकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या काम आ सकती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलो बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्लॉकचेन तकनीक या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहले तो क्या होती है ब्लॉकचेन तकनीक? क्या होती है? एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है, एक सार्वजनिक डेटाबेस में संग्रहित जितने भी डिजिटल डेटा वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी एक श्रृंखला की ओर ले जाती है। तो आप दोबारा से देख लें क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है, एक सार्वजनिक डेटाबेस में, सार्वजनिक डेटाबेस मतलब जो सभी के कंप्यूटर सभी के मोबाइल में होता है, तो सार्वजनिक डेटाबेस में जो संग्रहित डिजिटल डेटा वाले ब्लॉक्स है उनकी एक श्रृंखला की ओर लेके जाती है। मतलब एक श्रृंखला चल रही है, जो इंटरनेट पर एक श्रृंखला चल रही है। यदि हम नए ब्लॉक का निर्माण करते हैं तो उस श्रृंखला में नया ब्लॉक जुड़ जाता है। तो इसके अंदर कभी भी ब्लॉक डिलीट नहीं होते, ब्लॉक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आगे जब आप ये ब्लॉकचेन तकनीक किस तरह कार्य करती है तब आप समझ जाएंगे किस तरह ये एक ब्लॉकों की श्रृंखला की ओर कैसे जाते हैं। ब्लॉकचेन लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है। ब्लॉकचेन क्या होता है? लेन देन का क्या है? एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन का ये नाम ब्लॉकचेन की संरचना से आता है। क्या ब्लॉकचेन का ये नाम है ना, ब्लॉकचेन की संरचना से आता है, जिसमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड वाले जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है, जिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? ब्लॉक्स कहा जाता है। ब्लॉक क्या एक सूची में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं? एक सूची में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एक श्रृंखला या चेन कहा जाता है। ब्लॉक्स क्या होते हैं? एक सूची में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें एक श्रृंखला या चेन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन तकनीक का इतिहास की। ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत की बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत सन 1991 में क्रिस्टोफर स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा इनके द्वारा की गई थी। तो तीन लोग थे। क्रिप्टोग्राफर कौन थे? स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। तो ये दो लोग थे। तो दो तीन गलत बता दिए, दो ही लोग हैं। दोनों के दोनों क्रिप्टोग्राफर है। नाम क्या है याद रखना, स्टुअर्ट हार्बर और हमारे डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, इन दोनों के द्वारा की गई थी। स्टुअर्ट हार्बर क्या पेशे से क्रिप्टोग्राफर था और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा पेशे से क्रिप्टोग्राफर कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो आप इसे दोनों को याद रखेंगे। स्टुअर्ट हार्बर तो पेशे से क्रिप्टोग्राफर था और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा क्या पेशे से क्रिप्टोग्राफर और कंप्यूटर साइंटिस्ट था। अब बात करते हैं कि ये तो शुरुआत की बात है, लेकिन शुरुआत में बनते ही कोई भी चीज़ हिट नहीं होती है। हिट तब होती है जब कोई एक व्यक्ति उसमें विशेष योगदान देता है। और विशेष योगदान किसका था? सातोशी नाकामोटो का। किसका आता है? सातोशी नाकामोटो का सबसे विशेष योगदान आता है। तो सातोशी नाकामोटो एक जापानी आदमी है, तो जापानी व्यक्ति है। इनके द्वारा एक बात करें तो सातोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति ने 2008 में पहली बार बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, क्या बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नामक एक व्हाइट पेपर जारी किया था। तो आप याद रखेंगे व्हाइट पेपर का नाम क्या था? बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। मुख्य रूप से देखें तो व्हाइट पेपर या श्वेत पेपर में क्या लिखा था, जो सातोशी नाकामोटो ने जारी किया था, उसमें पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, कैश संस्करण का वर्णन किया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? बिटकॉइन कहा जाता है। तो बिटकॉइन की शुरुआत की बात करें तो सातोशी नाकामोटो ने हमारे 2008 में ही कर दी थी। बात करें पहली बार की तो पहली बार इस तकनीक का प्रयोग सन 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लेन देन में किया गया था। जो हमारी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इसके लेन देन में हमारे इस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो तब से शुरुआत मानी जाती है। और मेरे पास भी ये ऑफर आया था कि मैं एक बिटकॉइन ले लूँ, और बिटकॉइन उस समय बहुत सस्ता था। और सस्ता भी कितना? लगभग 2000 के आसपास का रहा होगा उस समय। 2009 या 10 की बात है, 10 की बात है। तो उस समय बिटकॉइन तो बहुत सस्ता था, मतलब इतना सस्ता था, लेकिन विश्वसनीय नहीं था कि आज 50-50 लाख का एक एक बिटकॉइन हो जाएगा। कोई बात नहीं, सभी चीज़ों की रेटें बढ़ती है। ब्लॉकचेन तकनीकी कार्यप्रणाली या मेथोडोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन तकनीक। तब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन तकनीक किस तरह कार्य करती है। बात करें ब्लॉकचेन क्या एक तकनीक है। ब्लॉकचेन क्या है? एक तकनीक है जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना का
एक खुला और विकेंद्रीकृत बही खाता तैयार किया जा सकता है। तो क्या होता है, ब्लॉकचेन एक तकनीक है जिसकी सहायता से क्या होता है, किसी भी प्रकार की सूचना का जिसकी सहायता से क्या होता है, किसी भी प्रकार की सूचना का एक खुला और विकेंद्रीकृत बही खाता तैयार किया जा सकता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के पास सूचना का यह रिकॉर्ड मौजूद होता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क से हजारों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, सूचना का एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो क्यों? क्योंकि एक खुला और विकेंद्रीकृत बही खाता है। तो आप समझो ना, विकेंद्रीकृत बही खाता का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्ड कहीं पर रहते हैं, रिकॉर्ड सभी लोगों के पास होता है। जितने भी लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, जैसे मान लो क्रिप्टो को के जैसे बिटकॉइन है, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन की बात करें कि मेरे पास 4 बिटकॉइन है, तो 4 बिटकॉइन मेरे को तब मिलेंगे जब पूरा बही खाता मेरे रिकॉर्ड पर भी होगा। क्या? मेरे रिकॉर्ड पर भी होगा। और यदि कोई इसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तो चेंज करने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने कंप्यूटर में चेंज कर सकता है। पूरी दुनिया के जितने भी यूजर्स हैं उनके कंप्यूटर में चेंज नहीं कर सकता, तो वो चेंज होगा ही नहीं। तो और यह बही खाता रिकॉर्ड सूचनाओं के अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला के रूप में होता है। तो आप इसको ऐसे समझ चलो, आगे आप समझ जाएंगे इस चीज को कि ये किस तरह है। तो ये बही खाता, ये रिकॉर्ड है, सूचनाओं के अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला के रूप में होता है। किसी लेन देन या सूचना का ब्लॉक में दर्ज होना 2 चरणों में संपन्न होता है। एक तो होता है माइनर्स। माइनर्स क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। और नोड्स क्या करते हैं, नोड्स माइनर्स के द्वारा बनाए गए ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें देखते हैं, माइनर्स तो क्या करते हैं, माइनर्स तो ब्लॉक बनाते हैं, और जो नोड्स होते हैं वो नोड्स क्या करते हैं, माइनर्स के द्वारा बनाए गए जो ब्लॉक्स होते हैं इनको वेरीफाई करते हैं। एक बार वापस से आपको समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बात करें नोड्स की, तो नोड्स क्या करते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े ऐसे लोग होते हैं जिनके पास विशेष ब्लॉकचेन नेटवर्क का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। तो ये वेरीफाई करते हैं। एक ब्लॉक के निर्माण के लिए डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन या माइनिंग की जाती है, और माइनिंग करने वाले क्या कहलाते हैं, माइनर्स कहलाते हैं। और माइनर्स को ऐसा करने के एवज में क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। जो ये वेरिफिकेशन करते हैं इसके बदले में इनको क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक में कोई सूचना ब्लॉक्स के रूप में दर्ज होती है। कोई भी सूचना होती है किस रूप में दर्ज होती है, ब्लॉक्स के रूप में ही दर्ज होती है। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही व्यक्ति हूँ, ये मैं व्यक्ति हूँ। अब मैंने क्या एक खाता खोला, जैसे मैंने ये एक खाता खोला बिटकॉइन का। क्या बिटकॉइन के अंदर एक खाता खुला अपना, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड है। अब क्या होता है कि जैसे मेरी सारे रिकॉर्ड होंगे कि मेरा नाम, पता, ये वो सब चीज़ें क्या है, एक बॉक्स बन जाएगा, कोड बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। और ये ब्लॉक क्या है, उस जो चेन चेन पहले से चली आ, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस तरह चेन चली आ रही है बहुत लंबी। उसमें क्या है, ये वाला मेरा वाला जो ब्लॉक है, क्या ये मेरा वाला ब्लॉक है, ये जुड़ जाएगा इसके अंदर। क्या ये जुड़ जाएगा। फिर जैसे मान लो कोई तीसरा व्यक्ति है जो भी चाहता है कि वो भी इससे जुड़ना चाहता है, तो उसका ब्लॉक भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। फिर एक और है, इसका ब्लॉक भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। फिर ये एक और है, इसका भी ब्लॉक इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो हर जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति, उसका एक एक ब्लॉक्स होता है। क्या होता है, उसका एक ब्लॉक्स होता है। तो हम जैसे ही इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, अर्थात हमने क्या किया, माइनिंग की। कई क्या किया, माइनिंग की, मैंने हमने एक नया ब्लॉक्स बनाया। क्या बनाया, माइनिंग की, मतलब एक नया ब्लॉक्स बनाया। अब नया ब्लॉक्स बनाने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, नया ब्लॉक्स बनाने से कुछ नहीं होता जब तक क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज है। ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज बनी है, ये सीरीज क्या है, ये जो हमने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है, ये वाली, इस सीरीज पूरी की पूरी वेरीफाई जब तक नहीं होगी, तब तक क्या होगा, ये जो हमने नया ब्लॉक बनाया है, यह इसके अंदर ऐड नहीं होगा। जो हमने नया ब्लॉक बनाया है, ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। अब वही बात कि इतनी बड़ी सीरीज को ऐड को वेरीफाई कौन करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल वेरीफाई करने का ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर वाले कंप्यूटर लगे होते हैं। तो उन प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से सारी की सारी सीरीज को वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे ही एक बार वो वेरीफाई हो जाता है, इसके एवज में उनको पैसे नहीं मिलते हैं, वेरीफाई करने के बदले में उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनको भी एक और कॉइन दे दिया जाता है। क्या करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, एक कॉइन दे दिया जाता है। तो उनकी कमाई के रूप में यही होता है। तो इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं, हमारे प्रत्येक ब्लॉक्स में 3 प्रकार की सूचनाएं होती है। जो ब्लॉक बनाए हैं हमने, तो हर ब्लॉक में क्या होते हैं, 3 प्रकार की सूचनाएं होती है। एक तो मुख्य ब्लॉक की मुख्य सूचना होती है। एक तो क्या होता है, ब्लॉक की मुख्य सूचना होती है। एक पिछले ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी होती है। एक तो हमारे
ब्लॉक की मुख्य सूचना होती है, दूसरा हमारे पिछले ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी होती है, और तीसरा उस ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं क्या क्या होता है ब्लॉक्स के अंदर। एक तो हमारे क्या होता है कि मुख्य सूचनाएं, जैसे में हमने मेरा अकाउंट खोला तो इसमें मेरी सूचनाएं सारी सारी है, क्या उसमें क्या मेरी सूचनाएं सारी सारी है, कि जो भी मेरी सूचनाएं हैं वो उसके अंदर ऐड कर दी। अब क्या किया कि इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी इसके अंदर कि एक तो हमारी मुख्य सूचना, फिर पिछले ब्लॉक की सूचना कुंजी भी इसके अंदर होगी। क्या होगा, पिछले ब्लॉक है, पिछले ब्लॉक की सूचना सुरक्षा कुंजी इसके अंदर होगी, और जो ये वाला ब्लॉक है जो हमने बनाया है इसकी सुरक्षा कुंजी भी इसके अंदर होगी। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैं आपको चित्र से भी समझा देते हैं कि जैसे मान लो कि जेनेसिस ब्लॉक है। सबसे पहला जेनेसिस ब्लॉक का मतलब होता है कि जहाँ से शुरुआत हुई है, क्या यहाँ से शुरुआत हुई है, तो उसे जेनेसिस ब्लॉक कहेंगे। तो ये तो हमारा जेनेसिस ब्लॉक है जहाँ से शुरुआत हुई है, इसके पास क्या कुंजी है, हैश। हैश का मतलब होता है कुंजी, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर किसी ने, जैसे मैंने ये वाला ब्लॉक बनाया, ये वाला ब्लॉक बनाया, तो इसके पास क्या पिछले वाले जो ब्लॉक था उसकी कुंजी भी है, और इसके पास खुद की कुंजी भी है। क्या, तो इसके पास ब्लॉक वन के पास खुद की सूचनाएं भी है, और उसके साथ तीन चीजें, एक तो क्या सूचना है, एक खुद की कुंजी है, और एक पिछले वाला जो ब्लॉक था उसकी कुंजी भी है। फिर आता ब्लॉक टू। ब्लॉक टू की बात करें, किसी और ने ब्लॉक टू बनाया, तो ब्लॉक टू के पास ब्लॉक वन की कुंजी है, खुद की कुंजी है। तो इस तरह एक नया 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 ब्लॉक बनता ही जाएगा, जिसके पास खुद की कुंजी भी होगी, प्लस क्या कहते हैं पिछले वाले ब्लॉक की कुंजी भी होगी। तो इस तरह यदि मान लो कि इसमें कोई परिवर्तन कर देता है, क्या इसमें जैसे मान लो इसमें कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी कुंजी भी बदल जाएगी। क्या होती है, इसकी कुंजी भी बदल जाएगी। अब इसकी कुंजी जैसे मान लो कि A B C X G Z और Y, ये थी इसकी कुंजी, X Z Y ये कुंजी थी। अब इसमें किसी ने चीज़ें चेंज कर दिया, X की जगह A कर दिया। A का मतलब होता है कुछ सूचना चेंज करते हैं, इसकी कुंजी चेंज हो जाती है। लेकिन ये वाली जो इसमें X की जगह A हुआ है, ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। क्या, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। जब इसको वेरीफाई किया जाएगा तो ये वेरीफाई होगा ही नहीं, क्या, और वेरीफाई होगा ही नहीं, और साफ साफ पता चल जाएगा कि ये वाला जो ब्लॉक है इसमें गड़बड़ है। क्या, ये वाला ब्लॉक है इसके अंदर गड़बड़ है, और इसके अंदर जो सूचनाएं थी पहले वाली वैसी की वैसी सूचनाएं हो जानी चाहिए। तो ये वाली चीज़ कर दी जाती है इसके अंदर। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक की बात करें, ये सुरक्षित क्यों मानी जाती है। तो ब्लॉकचेन तकनीक की सहायता से सूचना के साथ छेड़छाड़ करना या उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। क्या, अब देख लेते हैं इसकी क्यों है। पहली कारण यह है कि ब्लॉकचेन श्रृंखला में किसी भी नए ब्लॉक के जुड़ने पर उस ब्लॉक में उसके पूर्व के ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी जुड़ जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है, उसके पहले वाले ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी उससे जुड़ जाती है। इस प्रकार किसी ब्लॉक की सूचना से छेड़खानी करने पर, यदि कोई किसी ब्लॉक के साथ कोई छेड़खानी करता है, तो उस ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होगा, उस ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी है वो परिवर्तित हो जाएगी, और उस ब्लॉक की श्रृंखला के अगले ब्लॉक से उसका संपर्क टूट जाएगा। क्या है, उस ब्लॉक का अगले ब्लॉक से संपर्क होगा वो टूट जाएगा, जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस विशेष ब्लॉक से का साथ क्या है छेड़छानी की गई है। कौन से ब्लॉक है तो कौन से ब्लॉक के साथ छेड़छानी की गई है, तो इसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगले ब्लॉक है तो अगले ब्लॉक से उसकी सुरक्षा कुछ मैच नहीं करेगी, और मैच नहीं करेगी तो वह उससे संपर्क उसका टूट जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड नेटवर्क में उपस्थित, क्या ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड का नेटवर्क में उपस्थित हजारों विभिन्न नोड्स के पास भी मौजूद होता है। अतः किसी भी एक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके, क्या किसी एक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके सूचना में अंतिम रूप से बदलाव करना संभव नहीं है। अतः क्या किसी एक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके सूचना में अंतिम रूप से बदलाव करना संभव नहीं है। रिकॉर्ड की रखने की यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था ब्लॉकचेन तकनीक को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, इसी वजह से यह तकनीक है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। किसी एक रिकॉर्ड में किसी सूचना को बदलने से उस सूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक नेटवर्क में उपस्थित आधे से ज़्यादा नोड उस बदली की सूचना को स्वीकार नहीं कर लेते। कि यदि किसी ने कुछ चेंज कर दी, और यदि आधे से ज़्यादा जो नेटवर्क पर जो लोग हैं तो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो सूचना बदली हुई मानी ही नहीं जाएगी, जैसी की जैसी ही बनी जाएगी। एक नए ब्लॉक को बनाने की प्रक्रिया में लगभग कितने औसतन 10 मिनट का समय लगता है। एक नया ब्लॉक बनाने में कितना 10 मिनट का समय लगता है।
तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक इतनी सुरक्षित क्यों मानी जाती है। इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आता है ब्लॉकचेन तकनीक तो बना ली, कैसे काम करती है वो भी देख लिया। अब ब्लॉकचेन तकनीक का महत्व देख लेते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक कैसे काम करती है। नहीं, काम को तो कैसे करती है तो हमने देख लिया। अब ब्लॉकचेन तकनीक क्या किस काम की है। पहली बात तो अनाधिकृत परिवर्तन। अनाधिकृत परिवर्तन मतलब जो हैकर्स होते हैं वो ये जो दूसरे कंप्यूटर में घुस जाते हैं उनकी बात करें तो अनाधिकृत परिवर्तन हैकिंग से सुरक्षित है। जैसे हमारा कंप्यूटिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई तो कुछ नहीं है भैया, ये तो नेट पे चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा तो विश्वसनीय और पारदर्शिता है। क्या? विश्वसनीय और पारदर्शिता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका बही खाता कैसा? सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब ओपन है। इसके ना तो इसको कोई सरकार कंट्रोल करती है, ना ही कोई देश कंट्रोल करता है। ये दुनिया में ओपन रहता है, विश्वसनीय तथा पारदर्शी है। फिर बात करें ब्लॉकचेन तकनीक, लेन देन के लिए किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता को दूर करती है। जैसे लेन देन के लिए, जैसे हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे देशों के भी अपने अपने रिजर्व बैंक रहे होंगे, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक के लेन देन के लिए किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की जरूरत नहीं होती है। फिर आता विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जिसकी जितनी इच्छा हो उतने कॉइन्स बना सकता है, जिसकी जितनी इच्छा हो वो उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है बड़ी आसानी से। तो इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। डाटा की निजता की सुरक्षा, केवल अभिष्ट सूचना ही मिलेगी, न कि संपूर्ण जानकारी तक पहुँच। कि जैसे आधार कार्ड से केवल जन्मदिन और मूल निवास और पिता का नाम ही पता लगाया जा सकता है, उसी तरह डाटा की निजता की सुरक्षा बिटकॉइंस के जरिए हो सकती है। कि जैसे हमारे हेल्थ रिकॉर्ड है, हेल्थ रिकॉर्ड को जो हमारे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पे बना दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति का एक ब्लॉक्स बना दिया जाए, तो जब भी कोई सूचना निकालेगा तो पर्टिकुलर सूचनाएं बाहर निकल के आएगी, न कि सारी सूचनाएं। कि जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में मूल निवास है, पिता का नाम है, जन्म तारीख, जब एक ही चीज़ पूछी जाती है तो उससे एक ही चीज़ निकल के आती है, सारी चीज़ें निकल के नहीं आती है। इसको रख रखाव की ज़रूरत कम पड़ती है। क्या? इसको रख रखाव की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ये इसके फायदे हैं। अब बात करेंगे ब्लॉकचेन तकनीक को कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग, पहला आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी में, फिर गवर्नेंस, जैसे हमारे भूमि लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि अभिलेख, इनको रखने में, बैंकिंग में, बीमा, खाद्य आपूर्ति, हेल्थ केयर, जैसे हमारे हेल्थ रिकॉर्ड ये रखने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले देखें क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इसके लाभ, सीमाएं और भारत का क्या सीन है क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक मुद्रा है। तो एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है जो डिजिटल अथवा आभासी स्वरूप में होती है। जो क्या होता है? डिजिटल अथवा आभासी स्वरूप में होती है, जिसमें सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है? सुरक्षित लेन देन के लिए क्या किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी अंग्रेजी जिसे जारी करने अथवा विनियमित जिसे जारी करने या विनियमित करने वाली कोई केंद्रीकृत संस्था या एजेंसी नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी में क्या है? कोई भी क्या है? विकेंद्रीकृत संस्था, कोई भी केंद्रीकृत संस्था या एजेंसी इसको कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन को दर्ज करने या नई मुद्रा जारी करने के लिए एक विकेंद्रीकृत प्रणाली जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। तो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जाता है इसके लिए। फिर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? पीयर टू पीयर डिजिटल लेन देन प्रणाली, ये पीयर टू पीयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? पीयर टू पीयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है, जो क्या करता है? लेन देन को सत्यापित करने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं होती। जो क्या है? लेन देन को सत्यापित करने के लिए क्या होता है? बैंक पर निर्भर नहीं होती। जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता है तो यह लेन देन एक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज हो जाता है। जब कोई व्यक्ति क्या है कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करता है तो यह लेन देन क्या है? एक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल वॉलेट में जमा रहती है। क्या है? ये असली तो पैसे होते नहीं है, इनके सबके वॉलेट होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या क्रिप्टो करेंसी का डिजिटल वॉलेट में जमा रहती है।
विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी रही है? बिटकॉइन रही है। तो 2009 में ये आ गई थी। विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और बिटकॉइन को सन 2009 में पेश कर दिया गया था। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो जैसे हमारा बिटकॉइन है, इथरम है, लिटकॉइन है, डॉजे कॉइन है, तो ऐसे करके दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रही है, बहुत सारे लोग लेन देन भी करते हैं। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक बही खाता प्रणाली पर आधारित होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? हमने जैसे देख लिया था पहले ब्लॉकचेन की बात, तो ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक बही खाता प्रणाली है, उस पर आधारित होती है, जिसमें क्या होता है, लेन देन का सारा रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी धारकों के द्वारा रखा जाता है। कौन? लेन देन का सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? क्रिप्टो करेंसी धारक के द्वारा रखा जाता है तथा निरंतर अपडेट भी किया जाता है, और उसको क्या लगातार अपडेट किया जाता रहता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नामक प्रक्रिया से उत्पन्न की जाती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? माइनिंग एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें कंप्यूटेशन क्षमता का उपयोग करके जटिल गणितीय समस्याएं सुलझाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जो भी बिटकॉइंस चाहता है, जनरेट करना चाहता है, तो उसको बहुत सारी जटिल गणितीय समस्याएं सुलझानी पड़ती है। जैसे वो एक समस्या को पूरा कर लेता है तो उसे एक कॉइन प्राप्त होता है। तो इस तरह कॉइनों की संख्या बढ़ती जाती है और डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है इसमें। व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी किसी बिचौलिए के माध्यम से भी खरीद सकता है, तत्पश्चात उसे अपने क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट में रखना चाहे तो रख सकता है, चाहे तो वहाँ खर्च करना चाहे तो खर्च भी कर सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति माइनिंग करता है, माइनिंग करने के बाद उसके क्रिप्टो करेंसी उसने अर्न कर ली या फिर माइन कर ली, पैदा कर लेता है क्रिप्टो करेंसी, तो उसको वॉलेट में रख लेता है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी में चलती है। तो क्रिप्टो करेंसी में यदि वो चीज़ चाहता है तो वहाँ से उसको खर्च कर देता है और खर्च करके वो चीज़ ले लेता है, पैसा दूसरे वाले के वॉलेट में चला जाता है। तो इस तरह ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी के लाभ क्या, एडवांटेज। क्रिप्टो करेंसी क्या स्वचालित और स्वप्रबंधित होती है, अर्थात इसको कोई भी केंद्रीय एजेंसी नहीं है जिसको कंट्रोल करती हो। फिर बात करें सुरक्षित और गोपनीय, क्या सुरक्षित और गोपनीय की बात करें तो ब्लॉकचेन खाता वही जटिल गणितीय कंप्यूटेशन पर निर्भर करता है। क्या? ब्लॉकचेन खाता वही क्या जटिल गणितीय कंप्यूटेशन पर निर्भर करता है, जिन्हें डिकोड करना कठिन होता है, जिनको क्या होता है, डिकोड करना कठिन होता है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की तुलना में क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। तो बात करें तो सुरक्षित है, गोपनीय है, इसी वजह से सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी को स्थिर, सुरक्षित और एकाधिकार से मुक्त रखता है। विकेंद्रीकृत क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी को स्थिर रखता है, सुरक्षित और एकाधिकार से मुक्त रखता है, अर्थात जैसे डॉलर पे अमेरिकी सरकार की मोनोपोली होती है, तो उसी तरह से जैसे रुपया है तो इसमें भारत सरकार की, जैसे पाउंड है तो उसमें ब्रिटेन की सरकार की। तो सरकार कई क्या करती है, कई बार इन पे मोनोपोली के चलते इनके दामों में हेरफेर करने की पूरी कोशिश करती है। जैसे सरकार नियंत्रणाधीन मुद्राओं से अलग करता है, जो सरकार क्या करता है, इससे सरकार के नियंत्रण में जो करेंसियाँ होती है तो उनसे इसको अलग करेगा। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन वित्तीय संस्थान में तकनीकी समस्या होने से अप्रभावित रहता है। यदि वित्तीय संस्थान में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या रहती है तो तकनीकी समस्या की वजह से वित्तीय लेन देन में कोई गड़बड़ नहीं होती है। जैसे कि कोई बैंक का सर्वर डाउन है, मशीनें ठीक तरह से काम नहीं कर रही, तो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इसमें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात कर रहे हैं कि लेन देन की उचित दर, क्या लेन देन की उचित दर की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उपयोगकर्ता के द्वारा भुगतान किए जाने वाला जो लेन देन शुल्क है लगभग नगण्य या शून्य ही होता है। तो लेन देन जैसे कई बार ट्रांजेक्शन के लिए सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगा देती है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कोई लेन देन करता है तो उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है, कुछ चार्जेस लगते ही नहीं है। तो ना तो शून्य होता है या लगभग शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेन देन को सत्यापित करने के लिए वीज़ा या पेपल जैसे तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वीज़ा या पेपल होता है तो उन तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी चीज़ वेरीफाई करने के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं ये कितना सुरक्षित है। फिर बात करें सुचारू रूप से मुद्रा विनिमय, एज करेंसी एक्सचेंज फिनिश स्मूथली। तो क्रिप्टो करेंसी को अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय यूरो, ब्रिटिश पाउंड, भारतीय रुपया, जापानी येन जैसी मुद्राओं में खरीदा जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी को किसी भी मुद्रा में खरीदा जा सकता है, भारतीय रुपये में, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय यूरो, डॉलर, किसी में भी खरीदा जा सकता है। तो सुचारू रूप से इसको कंट्रोल
तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या कहते हैं, एक्सचेंज किया जा सकता है। पैसे देके क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जा सकता है। फिर बात करें महंगाई से अप्रभावित। मुद्रास्फीति के कारण कई मुद्राओं में समय के साथ अवमूल्यन हो जाता है तथा उनकी क्रय क्षमता कम हो जाती है, लेकिन बिटकॉइन के जीवन में कभी भी क्रय क्षमता कम नहीं होगी। धन का आसानी से लेन देन। तो क्रिप्टो करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेन देन अत्यधिक तीव्र होते हैं। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में? अंतर्राष्ट्रीय घरेलू लेन देन क्या होता है? अत्यधिक तीव्र होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को सत्यापित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक कम समय लगता है। बहुत कम समय में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को सत्यापित किया जा सकता है, तो इसलिए धन का आसानी से लेन देन किया जा सकता है पूरी दुनिया में कहीं पे भी। क्रिप्टो करेंसी में फंड ट्रांसफर करने की कोई सीमा नहीं है, अर्थात इतना पैसा ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितनी मुद्रा हो उतने मुद्रा में आप क्रिप्टो करेंसी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की सीमाएं या फिर लिमिटेशन क्या है, या किसकी कौन कौन सी बुराइयां हैं वो कर सकते हैं अपन इसकी क्रिप्टो करेंसी की। तो पहली बुराई की बात करें तो अवैध लेन देन, इलीगल ट्रांजेक्शन। तो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की गोपनीयता और सुरक्षा अधिक है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की गोपनीयता और सुरक्षा ज़्यादा है, इसलिए सरकार के द्वारा किसी भी उपयोगकर्ता का उसकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के माध्यम से पता लगाना अत्यधिक मुश्किल है। कि सामने यदि पता चल जाए कि इस व्यक्ति के पास 5,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस है, तो ये पता लगाना नामुमकिन जैसा काम है कि ये व्यक्ति कौन है, तो ये पता नहीं लगा सकते आप। तो सबसे अच्छी है। तो इसी वजह से इसको बुरा माना जाता है कि कई बार पता भी लग जाए कि ये वॉलेट है, इस वॉलेट में इतना पैसा पड़ा है, लेकिन ये किसका है ये नहीं पता लगा सकता। अतीत में कई अवैध सौदों के दौरान बिटकॉइन का उपयोग भुगतान जैसे कि हमारे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो बहुत बुरा रहता है इससे। जैसे कि हमारे डार्क वेब पर ड्रग्स खरीदना, काले धन का परिवर्तन करना, तो इन सब चीज़ों के लिए बिटकॉइंस, ये क्रिप्टो करेंसी, इनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है डेटा खोने का जोखिम। ये तो आम भारतीय की समस्या है। क्या है? पासवर्ड और लॉगिन आईडी, पासवर्ड भूल गए। तो इसमें यह है कि यदि आपने खाता बनाया और उसमें 500 करोड़ रुपए डाल दिए, गलती से आपने पासवर्ड या फिर लॉगिन आईडी भूल गए, तो भूल जाओ पैसे भी। क्यों? क्योंकि यदि क्रिप्टो करेंसी नकदी या बैंक तिजोरी में रखिए तो ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में निजी कुंजी या पासवर्ड भूल जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वॉलेट की निजी कुंजी या पासवर्ड भूल जाने पर वॉलेट लॉक हो जाएगा और वॉलेट में रखे क्रिप्टो करेंसी या डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, अर्थात वह नष्ट हो जाएगा, उसके पैसे गए, बाय बाय टाटा। फिर आता क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में हेरफेर। क्या? क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में हेरफेर की बात करें तो बाजार में कुछ क्रिप्टो करेंसी का प्रवाह और मात्रा अभी भी उनके डेवलपर्स और कुछ संगठनों के द्वारा नियंत्रित होती है। बाजार में क्या कुछ क्रिप्टो करेंसी का प्रवाह और मात्रा क्या अभी भी उनके डेवलपर्स और कुछ संगठनों के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये क्रिप्टो करेंसी धारक क्रिप्टो करेंसी की कीमत में भारी उतार चढ़ाव के लिए क्रिप्टो करेंसी हेरफेर कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन आदि में भी इस हेरफेर का जोखिम रहता है। बिटकॉइन का मूल्य 2017 में कई बार दोगुना हो गया था। ऐसा नहीं है कि कई बार हेरफेर नहीं होती, इसमें बहुत सारे हेरफेर होती है। तो 2017 के लिए बताते हैं कि बिटकॉइन कम से कम एक साल में कम से कम 5 से 7 बार का दुगना रकम कर गया था। फिर रिफंड या लेन देन के कोई निरस्तीकरण नहीं, निस्तरी निरस्तीकरण नहीं। यदि किन्हीं दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो गया, एक कोई व्यक्ति गलती से गलत वॉलेट में धन ट्रांसफर कर देता है, तो वहीं बात खत्म हो जाती है कि मैंने आपको यदि पैसा भेज रहा था और गलती से किसी दूसरे को चला जाता है, तो वो दूसरे को चला जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। तो इसकी वजह तो अपना रिजर्व बैंक वाला पैसा ही बढ़िया है। ऊर्जा की उच्च खपत। क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग होती है और माइनिंग के लिए अत्यधिक कंप्यूटेशन पावर और विद्युत की आवश्यकता होती है, जिससे ये अत्यधिक विद्युत खपत करता है, जिससे लाइट की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तथा माइनिंग को सामान्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता। हमारे जो घर के कंप्यूटर होते हैं उनसे कभी भी माइनिंग नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या था? ऊर्जा की उच्च खपत होती है। तो बात करें भारत में, भारत का क्या सीन है क्रिप्टो करेंसी के मामले में? क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया सन 1918 में, क्या सन 1918 का सन 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन से प्रतिबंधित कर दिया था कि भैया कोई लेन देन नहीं करना क्रिप्टो करेंसी में, बैंकों से न तो लेना है न देना है, न बैंक अपना कोई क्रिप्टो करेंसी निकालेगी। 2019 में अंतर मंत्रालय समिति थी, इसने सभी निजी क्रिप्टो करेंसियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी कि भारत के अंदर किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि आज़ाद देश में चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी के व्यापार और प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दे दिया।
साफ कह दिया कि कोई व्यक्ति यदि व्यापार करना चाहता तो वो करेगा, उसको रोक नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते करेंगे नहीं, आप चाहे नियम कानून लगा दो। 2021 में भारत की संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने और अन्य सभी निजी जो क्रिप्टो करेंसी है उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया गया था। क्या? क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 को पेश किया गया था। निष्कर्षतः भारत में क्रिप्टो करेंसी के विनियमन का अभाव है, लेकिन ये अवैध नहीं है। तो बात करें अभी भारत में क्या है, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवैध है, ये अवैध भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है मैती, इसके द्वारा जारी जो ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति मसौदा 2021, इसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल प्रौद्योगिकी के रूप में सराहा है, जो इंटरनेट पर क्या विश्वास की पुष्टि करती है। अब निष्कर्षता बात करते हैं। क्या निष्कर्षता देखें तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी कानूनी वित्तीय संपत्ति है, लेकिन एल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य नामक देशों को छोड़कर अन्य देशों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को कानूनी लेनदेन की मान्यता देने से मना कर दिया है। लेकिन दो ही देश है, एल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इन्होंने कह दिया कि भैया हमारे देश में भी लेन देन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के मूल्य में के रूप में मूल्य रखती है। तो सभी ने मान्यता देने से इसके लिए मना कर दिया। केवल दो देश है, एल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इन्होंने मान्यता दे रखी, बाकी किसी ने नहीं दी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए मुद्रा के रूप में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी तक क्या है, वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए मुद्रा के रूप में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, कोई मुद्रा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या संपत्ति के रूप में तो मान्यता दे सकते हैं, लेकिन मुद्रा नहीं मानी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर वर्चुअल डिजिटल संपत्ति या वीडीए के रूप में कर लगाया जा सकता है। क्या? वीडीए के रूप में कर लगाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में होने वाले लाभ पर 30% कर और 4% उपकर लगाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, 30% तो कर और 4% उपकर लगाया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक के लेन देन पर 1% स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय स्रोतों से होने वाले लाभ पर नहीं की जा सकती। ये टैक्सेशन सिस्टम जरूर है हमारा। डिजिटल संपत्ति उपहार में देने पर प्राप्तकर्ता को कर देना होगा। डिजिटल संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति उपहार में लेता है, गिफ्ट में लेता है, तो उसे एक तरह की आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यही उस पर टैक्सेशन के नियम काम करते हैं। फिर कंट्रोल की बात करें, विनियमन की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सेवाएं देने पर प्रतिबंध लगा रहा है कि इससे संबंधित कोई सेवा नहीं देनी है किसी को। सरकार ने भाई अपना कोई भी वॉलेट नहीं बनाना है, कोई तरीका नहीं बनाना है, कोई ऐसा तरीका नहीं बनाना है कि डिजिटल करेंसी से पैसा जा सके क्रिप्टो करेंसी में। तो सरकार ने निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया है। यह विधेयक निजी क्रिप्टो करेंसी खनन, खरीद, धारण, बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक अनुसंधान, शिक्षण, प्रयोग के लिए क्रिप्टो करेंसी प्रौद्योगिकी उपयोग की तो अनुमति देता है, बाकी किसी के लिए नहीं देता। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता, सट्टा प्रकृति और संभावित दुरुपयोग के बीच में के विषय में चिंता व्यक्त किया है कि भैया ये सब तो हो ही रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक कह रहा है, समझा रहा है, समझ जाओ तो ये। अब एक चीज आती है डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया जिसे ई रुपया भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में जाना जाता है और इसे 1 दिसंबर 2022 को पेश किया गया था। यह भारत की मुद्रा रुपये का डिजिटल संस्करण है। भारत की जो मुद्रा है रुपये, उसका डिजिटल संस्करण है जिसे रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो डिजिटल रुपया है ये काम कैसे करता है। आरबीआई कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में डिजिटल मुद्रा जारी करता है। आरबीआई क्या करता है, डिजिटल मुद्रा, कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान क्या मूल्य वर्ग में डिजिटल मुद्रा जारी करता है। बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रुपया वितरित करते हैं। ग्राहक डिजिटल रूप से लेन देन करने, मूल्य संग्रहित करने के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल रुपये का उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति P2P, व्यक्ति से व्यापारी P2M करने के लिए किया जा सकता है। तो डिजिटल रुपया है, सेम टू सेम वैल्यू होती है, सब कुछ होता है, तो इसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। फायदे की बात करें तो डिजिटल रुपया हमारे 24/7
ऊपर उपलब्ध रहता है, 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहता है। इसमें भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को कम करने में मदद मिलती है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब बात करें कैसे काम करता है। ग्राहक अपने बैंक के ऐप स्टोर से डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड कर सकता है। क्या कर सकता है, डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करेगा और इसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद वे क्या अपना खाता लिंक करके वॉलेट पता बनाकर पिन सेट करके ऐप के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। क्या ऐप के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। सुरक्षा की बात करें तो डिजिटल रुपी को सुरक्षित बनाने और उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या डिजिटल रुपये को सुरक्षित बनाने और उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। इसको हैकिंग और धोखाधड़ी से बचाव के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाना महत्वपूर्ण। तो हमने इस चीज़ को देख लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने डिजिटल कॉइन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी किस तरह काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, ये सब देखा। तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा। हमारा प्रयास था ये। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ये हमारी एक डेडिकेटेड सीरीज है, इसका उद्देश्य केवल और केवल आपको हेल्प करनी है। धन्यवाद।